वाले हैं आपका? हार्डनिंग ऑफ वाटर का लास्ट मेथड कर रहे हैं हम लोग। रेजिन यूज करेंगे इसमें कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज के थ्रू ये हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैटायन का मतलब क्या होता है, एनायन का मतलब क्या होता है, सबको मालूम है? बता दें जरा सा मुझे। वेरोनिका बोल रहे हैं कैटायन एक्सचेंज करेंगे तो क्या मीनिंग होगा? आवाज नहीं आ रही है। म्यूट दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे, कहाँ गई भूवी? आप बताओ कैटायन एक्सचेंज का क्या मतलब हो, समझ सकते हैं? पॉजिटिव रेडिकल क्या होगा? एक्सचेंज होगा, है ना? और अगर एनायन एक्सचेंज बोल रहे हैं तो क्या, कौन सा रेडिकल एक्सचेंज होगा? नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग हार्ड वाटर की, तो हार्ड वाटर की बात करोगे तो हार्ड वाटर में क्या क्या हो सकता है? मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम का क्लोराइड हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे रेजिन्स यूज करेंगे, जैसे एक रेजिन ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव स्पीसीज कैल्शियम मैग्नीशियम को जाकर के रिप्लेस कर देंगी, तो उसको हम बोलेंगे कैटायन एक्सचेंज। और एक दूसरे तरीके का रेजिन यूज करेंगे जिसमें क्या होगा, नेगेटिव स्पीसीज जो होगी वो जाकर के पॉजिटिव वाले को रिप्लेस करेगी, तो नेगेटिव वाले को रिप्लेस करेगी। जैसे मान लो Cl है, उसमें Cl माइनस है, SO4 माइनस 2 है, तो उसको एक्सचेंज करेगा स्पीसीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिन एक्सचेंज मेथड। इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का होगा कि दो टावर काइंड ऑफ, दो बड़े से बॉक्स काइंड ऑफ टावर होंगे, उसमें एक में कैटायन एक्सचेंज पहले कराएंगे और दूसरे वाले में एनायन एक्सचेंज। ऊपर की तरफ से हार्ड वाटर आएगा और नीचे की तरफ पहले कैटायन एक्सचेंज हो जाएगा, कैटायन एक्सचेंज होने के बाद उसको दूसरे टावर में भेजा जाएगा। सेकेंड टावर में जब हम भेजेंगे तो वहां पे एनायन एक्सचेंज होगा, उसके बाद हमको मिलेगा कैसा पानी, कैसा वाटर मिल जाएगा हमको? सॉफ्ट वाटर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले एक आपको थोड़ा सा इसका, अपनी एनसीईआरटी में शायद दे नहीं रखा है, एनसीईआरटी में इसका कोई डायग्राम दे रखा है क्या? देख लो, शायद दे रखा हो। ये देखो इधर एनसीईआरटी रखी हुई, नहीं है? कुछ अच्छा सा हो। ये देखो क्लास, सबको विजिबल है ऑनलाइन? ऑफलाइन वालों को तो है। ये मेथड है, देखिए, नहीं है ना डायग्राम? नहीं, देखो दो टावर लगाए गए हैं, एक ये है आपका और दूसरा वाला सेकंड ये है। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, यहाँ पे रेजिन लगा दिया जाएगा, इसको बोलते हैं रेजिन बेड। बेड का मतलब लेयर कर दिया गया है। ठीक है, एक रेजिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहला वाला ऐसा रेजिन होगा जो कैटायन को एक्सचेंज कराएगा, दूसरे वाले में जो रेजिन का बेड लगाएंगे वो एनायन को एक्सचेंज कराएगा। यहां से आपने हार्ड वाटर डाला तो पहले कैटायन एक्सचेंज होंगे। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज होने के बाद यहां से जो पानी निकलेगा, फिर उसके बाद इसको हम लोग सेकंड वाले में, सेकंड टावर में पोर कर देंगे। ये क्या हो गया? इसको सेकंड टावर में भेजेंगे, सेकंड टावर में क्या होगा? एनायन एक्सचेंज होगा।
ठीक है। और क्या है, वीडियो ऑन है, शोर क्यों मचा, शोर क्यों मचा रखा है? पढ़ लो भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं लग रहा है, आप तो सीरियस ही नहीं हो रहे हो भाई। सिंथेटिक रेजिन मेथड, हार्ड वाटर को सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंज मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टनिंग कर रहे हैं। इसमें जो कैटायन एक्सचेंज के लिए रेजिन यूज किया गया है वो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप होता है। SO3H पढ़ा था आपने, SO3H जो ग्रुप होता है इसका नाम क्या था, SO3H ग्रुप का क्या नाम था, ऑर्गेनिक के जब नॉमेनक्लेचर बताया था तो सिखाया था, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो जो कैटायन एक्सचेंज करेगा उसमें कौन से ग्रुप होंगे, SO3H, COH, ये ग्रुप होते हैं इसमें। और इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे इस रेजिन का, RSO3H, R फॉर रेजिन, R फॉर हम एल्काइल नहीं मान रहे हैं, R फॉर क्या है, रेजिन मान रहे हैं। इसको एक्सचेंज करेंगे RNA के साथ ट्रीट करके, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो M+2 लिखा हुआ है यानी कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला आयन जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, जैसे Ca+2, Mg+2, ये जो होगा ये एक्सचेंज होगा, किसके थ्रू एक्सचेंज होगा, RSO3H के थ्रू एक्सचेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा R2M। यानी कि जो रेजिन का R है वो इस कैल्शियम और मैग्नीशियम को कैच कर लेगा और अलग कर देगा, और यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा सोडियम फ्री आयन। इसके बाद अब सेकेंड प्रोसेस में क्या करेंगे, यहां से जो आयन निकला, यहां से जो वाटर निकला हुआ है, इस वाटर को, ये जो वाटर अपना निकलेगा, इस वाटर में आपका H+ बाहर निकलेगा खूब सारा, और जब H+ खूब बाहर निकलता है तो ये वाटर जो होता है ये हो जाता है एसिडिक। H+ जब ज्यादा निकलेगा तो इस वाटर को हम बोलेंगे एसिडिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिन एक्सचेंज मेथड में अगर आप पहले वाले से गुजारते हो, पहले टावर से वाटर को भेजते हो, तो पहले टावर से जो वाटर आपको मिलता है वो किस तरीके के नेचर का होगा, उसमें कौन सा आयन ज्यादा होगा, तो आप बताएंगे कि उसमें H+ ज्यादा होता है और इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक। उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। अगर लिटमस पेपर से चेक करना है तो कैसे करोगे, अगर रेड रेड रहेगा तो एसिडिक, ये नो कमेंट्स में कौन है, ऑनलाइन में बताइए जरा। एसिडिक अगर हम बोल रहे हैं वाटर को तो कैसे चेक करोगे उसको, मिथाइल ऑरेंज से भी कर सकते हैं, कैसे, जहां तक मेरे नाम, हाँ फिनोप्थिलीन भी आ गया, और बताओ, हाँ और बताओ, हाँ ऐसे तो बहुत सारे हैं। हाँ सिंपल क्या होगा, अगर एसिडिक सोल्यूशन आपको चेक करना है तो सीधे क्या करेंगे, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को ही यूज करेंगे, चख लो, अब यही रह गया है। इसके बाद देखो, जब दूसरे वाले टावर से ले जाते हैं तो दूसरे वाले में अलग टाइप का रेजिन लेते हैं। पहले वाले में हमने ऐसे रेजिन्स लिए थे जिसमें एसिडिक ग्रुप थे, SO3H, COOH, इस तरीके का ग्रुप है। सेकेंड वाले में क्या करते हैं हम लोग, एनायन को एक्सचेंज कराते हैं। तो एनायन को अगर एक्सचेंज कराना है तो हमें दूसरे टाइप का रेजिन लेना पड़ेगा। वो दूसरे टाइप का रेजिन ऐसा होगा जिसमें बेसिक ग्रुप होंगे। अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो ऑर्गेनिक में बेसिक ग्रुप की बात की जाए तो एमीन ग्रुप आपने पढ़ा है, एक NH2 ग्रुप,
ठीक है, जैसे अमोनिया बेसिक नेचर की होती है, वैसे ही एमीन ग्रुप भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो लेंगे दूसरे वाले टावर में जो रेजिन लेंगे वो एमीन ग्रुप का लेंगे। कैसा लेंगे, एमीन ग्रुप का। तो एमीन ग्रुप जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, एमीन अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है, एमीन का रिप्रेजेंटेशन होता है RnH2। जब ये वाटर के साथ कंबाइंड करता है तो वाटर में होता है H+ और OH। इसको चला लें, वो हाइलाइटर अभी भी नहीं चल रहा है, ये हो जाता है कब। एक बार और भी, ये एक बार और भी हो चुका है ना अपने साथ, तब क्या करा था। तुमको क्या हो जाता है प्रियांजलि, हाँ पीहू, अच्छा क्लास सुन लो चुपचाप, अभी वो अपने आप चालू हो जाएगा। पहले वाले में एसिडिक रेजिन यूज किया था, दूसरे वाले में बेसिक रेजिन यूज करेंगे। बेसिक में ऑर्गेनिक में कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसमें कि एमीन ग्रुप हो। एमीन ग्रुप होता है NH2। जैसे ही NH2 ग्रुप वाटर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर में होता है H+ और OH-। ये H+ इसके NH2 के साथ कंबाइंड करेगा और ये बनाएगा RNH3+ और OH- इसके साथ अटैच रहेगा। अब ये जो कंपाउंड बना है रेजिन का वाटर के कांटेक्ट में आने से, ये रेजिन वाला कंपाउंड अब X- से कंबाइंड करेगा। X- यहाँ पे क्या है, वाटर में जो भी निगेटिव सॉल्ट हैं, जो भी निगेटिव कंपाउंड हैं, जिनको हमको क्या करना है, निगेटिव रेडिकल जिसको हटाना है। हटाना किसको है हमको, Cl- को हटाना है और SO4-2 को हटाना है। तो ये यहाँ पे अगर Cl- है सपोज, तो Cl- इसके साथ कंबाइंड करेगा और RNH3+ के साथ Cl- आ जाएगा और ये जो OH है ये अलग हो जाएगा। तो जब इस टावर से वाटर निकलेगा तो वहां पे OH- ज्यादा होंगे और पहले टावर से जब वाटर निकला था तो वहां पे क्या ज्यादा था, H+ ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पे OH- आपको मिलेगा और वहां पे क्या मिलेगा, H+ वाला मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये जो वाटर होता है इससे काफी सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे हमें मिलेगा डीमिनरलाइज वाटर। हमको वाटर की सॉफ्टनिंग तो हो जाएगी, लेकिन कई सारे जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी मिनरल्स हैं, जैसे सोडियम वगैरह भी इससे निकल जाता है, तो जरूरी चीजें भी निकल जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें कुछ सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं और फिर वो हमारे यूज करने के लायक बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली याद ये रखना है कि दो तरीके के रेजिन यूज करने हैं। पहला है कैटायन एक्सचेंज, दूसरा है एनायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज में जो रेजिन आपने यूज किया उसमें एसिडिक ग्रुप है, COH हो गया, SO3H हो गया। और जो एनायन एक्सचेंज के लिए आपने रेजिन यूज किया उसमें क्या है, बेसिक ग्रुप है, जैसे कि एमीन हो सकता है और भी दूसरे बेसिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। और ये जो रेजिन्स हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इनका फॉर्मूला काफी R एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया रेजिन को। इनका फॉर्मूला काफी बड़ा होता है क्योंकि ये कैसे मॉलिक्यूल है, जाइंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। एक चीज और याद रखेंगे कि परम्यूटेड से इसको हम लोग अच्छा मेथड मानते हैं। परम्यूटेड मेथड से अच्छा मानते हैं क्योंकि परम्यूटेड थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज्यादा होता है और ये उतना एक्सपेंसिव नहीं होता। क्लियर है बात। तो ये अपना लास्ट मेथड था किसका, सॉफ्टनिंग ऑफ
वाटर। इतने जितने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इससे ज्यादा मेथड आपको नहीं करने। आयन एक्सचेंज मेथड, और इसमें कौन सा यूज किया हमने, रेजिन। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा हैवी वाटर के बारे में। D2O की बात कर लेते हैं, ठीक है, हैवी वाटर। अब हैवी वाटर की जब बात कर रहे हो तो हैवी वाटर में आपका जैसे नॉर्मल जो वाटर है अपना, उसमें H2O है, और H जो है वो क्या है, 1H1 है। जब हैवी वाटर की बात करोगे तो उसमें 1H1 की जगह क्या आ जाएगा, 1H2 हैवी हाइड्रोजन आ जाएगा, जिसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपल, जो वाटर हम बोलते हैं वो H2O है, और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, D2O। D2O का यूज कई बार पूछते हैं कि D2O को आप कहाँ पे यूज करते हो, तो D2O की अगर बात करो तो D2O को हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है। वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी स्पीड को कम करने के लिए इसको D2O को यूज करते हैं। और भी बहुत सारी जगह यूज किया जा सकता है, बट जो प्रोमिनेंट जो पूछा जाता है और जो प्रोमिनेंट इसका यूज है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। अब इसके जो D2O के जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन सेम टू सेम होते हैं H2O जैसे, पर 2-4 रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। जैसे एनसीईआरटी में तो इतने ही दिए हैं, बाकी और भी जगह पे दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड था ये एनसीईआरटी से करा दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा नोट्स फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, बाकी आपके प्रिंटेड नोट्स में होगा ये रेजिन वाला, वो तरीके से लिखा होगा। प्रिंटेड आपको दे दिए मैंने या नहीं दिए, प्रिंटेड इस चैप्टर के मिले हैं कि नहीं मिले, हैवी नहीं मिले हैं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हैवी वाटर का, हैवी वाटर की अगर बात करो तो मास भी ज्यादा हो जाएगा, मास हाइयर देन H2O, नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में मोलर मास, मास तो क्या बोले। दूसरी अगर बात करो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, हाइयर देन H2O। अगर हम लोग बात करें मतलब इसका लगभग लगभग शायद 4 या 3 पॉइंट कुछ डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होता है, जबकि आपका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है नॉर्मल वाटर का वो कितना मेल्टिंग पॉइंट है, नॉर्मल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बोलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन इसका करीब करीब 3.4 या ऐसे कुछ होता है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो H इसका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट, और इसका कुछ 3.4 था। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम लोग तो इसका 101.4 होता है D2O का, और H2O के अगर BP की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये कुछ 2-4 डेटा हम लोग याद रखेंगे। 3.8 है, 3.8 है। खास बातें बता रहे हैं इसकी, बाकी तो हैवी वाटर की डिस्कवरी करी थी साइंटिस्ट का नेम था, पूछते तो नहीं है और जान लो, कहीं मैचिंग सेचिंग में दे दें। यूरे, डिस्कवरी किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम था यूरे, यूरे, जी लिख दिया क्या मैंने, नहीं ठीक तो सही है, सही है, चलो चलो।
अगर हम लोग बात करें, वो मक्खी आ गई ना, H2O और D2O के डाइपोल मोमेंट की पोलैरिटी की अगर बात करें तो H2O की पोलैरिटी ज्यादा होती है, मतलब इसका DM क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। किसका? H2O का। H2O का डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, H2O की पोलैरिटी भी ज्यादा होगी D2O के कंपैरिजन। अगर वाटर की बात करें, सिंपल H2O की बात करें तो H2O की मैक्सिमम डेंसिटी पूछी जाती है, फिजिक्स में भी पूछते हैं, कभी कभी केमिस्ट्री में भी पूछ लेते हैं कि H2O की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है। H2O की मैक्सिमम डेंसिटी बताना चाहेगा कोई? H2O की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। H2O की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। 4 से अगर कम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आइस कितने पे बनेगी? 0 पे बनेगी। आइस जब बनती है तो आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम, जबकि सॉलिड है डेंसिटी कैसे कम होती है? क्योंकि उसके बीच में बड़े बड़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एयर केजेस बन जाते हैं, और एयर केजेस की वजह से उसका वेट क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। इसीलिए तो पूछा जाता है कि आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, तो इसका रीजन यही है कि डेंसिटी कम हो जाती है, हल्का हो जाता है। नोट कर लिए इतने पॉइंट। अब रिएक्शंस की बात कर लेते हैं D2O के। इसका डेटा नहीं पता। फिर कहां पे यूज हो रहा है, मेजर यूज D2O का कहां पे है? न्यूक्लियर पावर क्या करता है, कंट्रोलर की तरह काम करता है, कंट्रोलर की तरह काम करेगा। किसको कंट्रोल कर रहा है? स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। हाँ जी, हाँ जरूरी है। हाँ, एस कंट्रोल। और भी बहुत सारी बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में है। देखा तो नहीं है, देखा हमने भी नहीं है इसका। देखा हमने भी नहीं है, बात सही है। हाँ भाई, हैवी वाटर इसीलिए कह रहे हैं। एक वो डायग्रामेटिक बना हुआ था कहीं पे, मीम्स काइंड ऑफ था, उसमें बना था कि ये पानी है, उसको आराम से बॉटल में लिए चले जा रहे हैं, और एक पीयू की तरह बच्ची है, वो हैवी वाटर को ऐसे सर पे लेके जा रही है ना? तुमने कुछ नहीं किया, हैवी वाटर है भाई। नहीं, मैं तो कुछ इसकी वो कुछ डेटा निकाल रही थी, डेटा पढ़ रही थी, तो नहीं, मैं फॉलो नहीं कर रही थी। क्या क्या बेटा? किसको नोट करना है? लास्ट लाइन नोट करो तो आगे रिएक्शंस बताएं। रजत कर रही है, फालतू नहीं है रजत। तुमने नोट कर लिया? कंट्रोलर कौन लिखेगा? हाँ, पर नेम इसका कंट्रोलर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलो
अगर सोडियम की रिएक्शन करा दो सिंपल वाटर से, क्या बनना चाहिए आपको, क्या लगता है? NaOH बनेगा। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर यही D2O ले लें तो यही रिएक्शन सेम टू सेम पैटर्न पे होगा। नोट कर लो, ओके मत करो, नोट करो। NaOD बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा D2। NaOD को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम ड्यूट्रोक्साइड। हाँ इसीलिए मैं लिख रही हूँ इस पहले ड्यूट्रोक्साइड। NaOH का तो मालूम ही है, उसका मैं नहीं लिखूंगी, अभी तक नहीं पता है तो मैं नहीं लिखूंगी। जेई में एक सवाल आया हुआ है, देखो जरा यहाँ पे बगल में बोर्ड पे ध्यान दो, आपस में बातें करने में नहीं। आशा क्लास से बाहर निकाल दूंगी। NaHCO3 Na2CO3 डॉट 10H2O और एक और था, क्या था, अच्छा सा था। इसमें से पूछ रहे थे कि कौन से ऐसे हैं जो कार्बोनेट रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे। हाँ ये क्या है, ये बेकिंग सोडा का कंपोनेंट हो गया, ये वॉशिंग सोडा का हो गया, और एक और ऐसे लिखा हुआ था कॉस्टिक सोडा, ऐसे लिखा था कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा नाम लिखा था, फॉर्मूला नहीं लिखा था, और बेकिंग सोडा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा? कार्बोनेट सेकंड वाला ही करेगा, ठीक है। जेई मेंस का सवाल है, मुझे नहीं पता क्यों पूछा है इन्होंने, है ना। कॉस्टिक सोडा तो आपको पता ही है NaOH होता है, तो सवाल ही नहीं उठता। ये HCO3 माइनस देगा और ये CO3 -2 देगा। कार्बोनेट पूछा था कौन देगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा सवाल आ जाए हमारी शिफ्ट में, पेपर में आग लगा देंगे हैं। हाँ बोलो, फर्स्ट वाला ये देगा ना, HCO3 माइनस देगा, CO3 -2 पूछे, कार्बोनेट कौन सा देगा। तो इससे बन गया अपना हैवी हाइड्रोजन, बना लिया हमने D2। क्या बोलोगे? हैवी हाइड्रोजन बन गई। चलो ये पहली रिएक्शन है, दूसरी कर लो। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की रिएक्शन होती है नॉर्मल वाटर से, तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस और C2H2 एसिटाइलिन। अभी जब एल्काइन पढ़ा था तो ये रिएक्शन पढ़ा था आपने। CaC2 + 2H2 हो गया CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2 एसिटाइलिन। अब सेम पैटर्न पे रिएक्शन D2O से होगा, तो करा लीजिए जरा, D2O से रिएक्शन करा लीजिए सेम पैटर्न पे। हाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH कर लिया, क्या बनेगा? CaOD C2, ओए होए मक्खी आ गई क्या? C2D2, C2D2 को क्या बोलोगे? एसिटाइलिन बोल रहे थे, ड्यूट्रो एसिटाइलिन बोल दो।
क्या नाम देते हैं इसको? सर की क्लास में बोलते हैं। चलो नोट कर लो, 2 रिएक्शन हो गई। पीहू करो जल्दी। अब शैतानी नहीं करो, मैं बाद में बात करूंगी। अब बात में, अभी बात में करूंगी। थर्ड रिएक्शन, H2O को अगर ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? ऐसे ब्रेक होता नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस करते तब ब्रेक होता है ना। स्क्रीन ब्रेक हो गई। D2O को करेंगे तो क्या बनेगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पक्का? H2O की रिएक्शन करा दो SO3 से। एसिड रेन की जब बात करते हैं तो इस रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। मथुरा में क्या है? मथुरा में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, तो क्या कर रहा है? आगरा के ताजमहल को रिफाइनरीज से निकल रहा है सल्फर, SO2, SO3, वो वाटर से रिएक्ट करके, आप सोचे मथुरा कहाँ से आ गया? मथुरा आ गया एसिड रेन से, है ना। आगरा मथुरा में पास में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, तो वो क्या कर रही हैं? बहुत सारा सल्फर और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो मॉइस्चर से रिएक्ट करके एसिड बना रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? उसके मार्बल को पीला कर रहा है। तो कैसे करेगा? H2SO3 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2SO4। एसिड रेन का एक रिएक्शन ये भी है। 11th में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे ये रिएक्शन। तो यहाँ D2O कर दो तो क्या बन जाएगा? D2SO। इसको बोलते थे सल्फ्यूरिक एसिड, अब क्या बोलोगे? ड्यूटेरोसल्फ्यूरिक एसिड। जल्दी नोट कर लो। ये तुमने गेट खोला था ना, ये पूरा ड्राइंग कर रही है यहाँ। मैं बता रही हूँ, मेरे पास गन हो तो मैं क्या करूँगी। तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं, मक्खी आ गई को। अभी ला रहे हैं, सिक्के ला रहे हैं, चिंता मत करो। चलो मीथेन बनाते हैं, ड्यूट्रोमीथेन बनाते हैं। पहले वाटर से क्या बनाएंगे? मीथेन। चलो भैया रिएक्शन याद करो, ये दीदी जा नहीं रही है। Al4C3 कैल्शियम कार्बाइड से बनाया था एसिटाइलिन। बस 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 हो गया। पानी की बोतल तो प्यास लगी। कौन जाएगा? ऊपर से लाओ, मैं नहीं जा रही। कैल्शियम कार्बाइड को बोलते थे CaC2, है ना। एल्यूमिनियम कार्बाइड को बोलते हैं Al4C3। एल्यूमिनियम
कार्बाइड। अगर बनाना है अपने को मीथेन तो इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, वाटर से रिएक्शन करा दो तो बन जाता है मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन बन जाता है। ये मीथेन बनाने का प्रोसेस है। वाटर कितने लगा दें? वाटर कितने मॉलिक्यूल लगाएं? 6 और 12। अब यही सेम रिएक्शन लिखना हो किसके लिए? ड्यूट्रोमीथेन बनाना हो, CD4। यहाँ CH4 बना था, अब क्या बनाना हो? CD4। तो सेम प्रोसेस चलेगा। +12 क्या ले लें? D2। तो 3CD4 बन जाएगा +4AlOD होल थ्राइस। ठीक है, ये थोड़ा सा बीच बीच में गड़बड़ हो जा रहा है, नोट कर लीजिए। CD4 के आगे लिख लीजिए ड्यूट्रोमीथेन। तुम बैठ जाओ। हो गया, बना लिया ड्यूट्रोमीथेन, सबने लिख लिया। जब तुम लोगों को हंसी मजाक करो तब तुम नहीं पूछते हो मैम और कितनी देर तक करने वाले हो हंसी मजाक, और जैसे ही पढ़ाई की बातें होती है तुम्हारा एंटीना खराब हो जाता है। और फिर मेरा बहुत तेज चाटा मारने का दिल करता है। और जो लोग आगे बैठे हैं वो तो बिल्कुल रेंज में। Na2O सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा दें अगर, H2O से जल्दी से प्रोडक्ट बना दीजिए, जल्दी से बनाइए। क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं। O2 बनेगा, H2 बनेगा, इसको ध्यान से सोच लो। कुछ नहीं बनेगा, बेसिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, बस, और कुछ नहीं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये क्या बन जाएगा? सोडियम ड्यूट्रोक्साइड। हाँ, नहीं कर सकते हैं, हाइड्रो की जगह ड्यूट्रो लगा दिया, बस हाइड्रो की जगह क्या लगा दिया? ड्यूट्रो। ठीक है, लास्ट रिएक्शन इसका D2O का, मैग्नीशियम का नाइट्राइड ले लीजिए Mg3N2। अच्छा, यहाँ पे जितने वाटर के रिएक्शन बताए हैं आप ये सोच सकते हैं कि जब D2O पढ़ा रहे हैं तो वाटर का रिएक्शन क्यों बता रहे हैं, है ना? ये वाटर के जो रिएक्शन है ये हर जगह आपके आएंगे। जैसे जब S ब्लॉक पढ़ोगे तो सोडियम पढ़ोगे आप वहां पे तो ये रिएक्शन आएगा, जब आप S ब्लॉक पढ़ोगे तो मैग्नीशियम के कंपाउंड पढ़ोगे तो ये आएगा, या नाइट्रोजन पढ़ोगे आप वहां पे अमोनिया बनाने के मेथड में P ब्लॉक में तो भी आएगा। तो ये रिएक्शन काम के हैं इसलिए पहले से ही बता दिया है, तो 2-4 रिएक्शन आपके S ब्लॉक और P ब्लॉक के पहले से ही तैयार हो जाएंगे। Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब वाटर से ट्रीट करते हैं तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस बनती है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? NH3 बनेगा और MgOH होल ट्वाइस। अच्छा, MgOH होल ट्वाइस को एक स्पेशल कुछ नेम दिया जाता था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जरा बैलेंस करिए।
बैलेंस कर दीजिए, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। D2O ले लेंगे तो हाँ चलो, कहाँ 3 लगा दे, यहाँ 3 लगा दें और H2O के सामने क्या लगा दें, हो जाएगा। ठीक है, ये अमोनिया है, ये क्या हो जाएगा ड्यूट्रो अमोनिया। ये सारे हमने किसके रिएक्शन करे हैं, वाटर के भी कर लिए और हैवी वाटर के भी साथ में कर लिए। ठीक है, क्लियर होती है बात। कहाँ बैग वैग लेके एकदम खड़े हैं, जाना है। ठीक है, यहां तक हो गई बात, सबका नोट हो गया। क्या है ये, दूसरी क्यों लाते हो, कैसे, पिटाई लग जाए अगर तो क्या हो जाए, क्या बात हो। अच्छा सुनो बच्चों, आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया है ना, हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया है, तो मैं चाह रही हूं कि एक बार हाइड्रोकार्बन तैयार करके आप हाइड्रोकार्बन का एक टेस्ट दे दो। तो आप क्या कहते हो, छुट्टी के नाम पे सब बोलेंगे हाँ, टेस्ट के नाम पे सब बोलेंगे ना, सबको देना है बस। हाइड्रोकार्बन आ रहा है आपके टेस्ट में, और ऑफलाइन मतलब पेपर देकर, वो नहीं कि 50 दिन बना रहे 25 हो जाए। क्या स्कैम में बच चुका किसी की सस्पिशियस एक्टिविटी है, क्या हो गया, ऑफलाइन ले देना, अच्छा ठीक है दे दो, कौन कौन देगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि पानी आपको पता है, पानी की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना पूरे दुनिया जहान में, तो केमिस्ट्री में भी बहुत है। वाटर मॉलिक्यूल की जितनी डिटेल एनसीईआरटी में दी है, एक एक डिटेल आपको याद होनी चाहिए, H2O की, D2O की नहीं, किसकी, H2O की एक एक डिटेल याद होनी चाहिए एनसीईआरटी से। जैसे पहला पॉइंट दे रखा है, H2O मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री रटा हुआ होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा है, OH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर। केवल वाटर के लिए याद करने के लिए कह रही हूँ, सबके लिए ये डेटा नहीं याद करना है। ठीक है, तो जिसके लिए कह रही हूँ उसके लिए सीरियसली याद कर लेना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, खामखा में परेशान होंगे। ये एक चार्ट दे रखा है, ध्यान से अगर देखो, H2O और D2O का, रटना कुछ नहीं है क्या देखना है,
मोलर मास की अगर बात करो तो 18 है, यहाँ पे क्या है 20 अराउंड 18 20। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 273 है, यहाँ पे 276। अभी बताया था आपको ये 0 डिग्री था और ये कितना था 3.4 3.8 कह रहे थे हम लोग, तो ये कितना हो गया 276.8। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ 373 है जिसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं हम, यहाँ पे 1.4 डिग्री ज्यादा है, यानी कि आपका मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट ये ज्यादा है। फिर उसके बाद बात करो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे आती है -285। डेटा नहीं याद करना है, यहाँ पे माइनस में वैल्यू बढ़ जाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें माइनस में, इसकी वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, तो कैसे याद रखना है, इसकी माइनस में जो भी वैल्यू है उससे माइनस में इसका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसका 40.6, इसका 41.66, मतलब 1 पॉइंट का डिफरेंस है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की अगर बात करें 6.01 है, D2O का नहीं दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है टेम्परेचर मैक्सिमम, ऐसा टेम्परेचर जिसपे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अगर हम H2O की बात करें तो अभी आपको बताया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 + 4 कर दिया है तो 276 आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम डेंसिटी किस पे मिल रही है 284 पे, यानी कि इसका ये डेटा भी इससे ज्यादा है। फिर देखो डेंसिटी 1.00 और इसका 1.1 करके है। इसकी बात करो अगर विस्कोसिटी तो 0.8 है, इसका कितना है 1.1। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 78.39, इसका 78.06। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी है, ध्यान से देख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कम है, देख पा रहे हैं। बाकी जितने डेटा दिए हुए हैं सब कुछ D2O का क्या है ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका कम है। क्योंकि हाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की भी बात करो अगर तो क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, इसकी ये वाली वैल्यू भी कम हो जाएगी। और दूसरा क्या चीज कम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस चीज को बताता है कि अगर उसमें हम किसी कंपाउंड को डालते हैं तो कंपाउंड के आयंस को सेपरेट करने का जो फोर्स लगाता है वो सॉल्वेंट लगाता है, तो वाटर में H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है और D2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सा उससे कम है। और ये रीजन उससे भी पता चल सकता है कि H2O में पोलैरिटी भी ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है, D फॉर डाइपोल, D फॉर डाइलेक्ट्रिक, तो याद रखिएगा कि डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा रहेगा इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा है। तो इस तरीके से करके हम लोग याद रखेंगे। आइस का स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आइस का स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज लाइक स्ट्रक्चर होता किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, और कुछ खास बात नहीं और कुछ खास बात इसमें, केमिकल प्रॉपर्टी में वही चीजें हैं जो हम लोग सारी की सारी पढ़ चुके हैं। जैसे एक नेचर बोला जाता है कि वाटर जो होता है वो क्या होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो और बेसिक प्रॉपर्टी भी हो। जैसे आज 10th में एक सवाल आ रखा है कि एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है और उसकी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। एमसीक्यू शायद क्वेश्चन है या कुछ है ऐसे, तो उसको पहचानना है आपको। तो थर्माइट प्रोसेस से कैच करना था, 10th में आपने भी पढ़ा है कि थर्माइट प्रोसेस में एल्युमिनियम का को यूज करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम का यूज होता है और एल्युमिनियम ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनाता है और Al2O3 केमिस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा सॉल्ट बनाएगा और बेस से भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा।
Al2O3। ऐसे ही जो वाटर है इसमें भी कैसा नेचर होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि अगर बेसिक चीज से रिएक्ट करा दो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था जब रेजिन डिस्कस कर रहे थे कि अमोनिया भी बेसिक नेचर का होता है, एमीन भी बेसिक नेचर के होते हैं। तो अमोनिया से अगर रिएक्ट कर रहा है वाटर तो बना रहा है OH माइनस NH4 प्लस। अगर वाटर रिएक्ट कर रहा है H2S से तो H2S से रिएक्ट करके H प्लस दे रहा है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक, और कुछ ऐसा जो बेसिक। एसिडिक नेचर शो करने का मतलब है वो स्पीसीज H प्लस देगी, और बेसिक नेचर शो करने का मतलब है वो स्पीसीज क्या देगी, OH माइनस देगी। अगर हम लोग ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड वाला, ब्रॉन्स्टेड वाले में हम क्या कहते थे, हम बोलते थे कि अगर कोई चीज प्रोटॉन दे रही है तो वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है, और अगर कोई चीज प्रोटॉन गेन कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस, है ना। इस बेसिस पे हम लोग बात कर सकते। जैसे वाटर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पे होता है आपने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के जो हम रिएक्शन लिखते हैं वो किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस बताना मतलब नहीं था, यहाँ पे मतलब ये था कि वाटर यूज होता है, वहां पे वाटर का यूज बता रहे हैं। और दूसरा पॉइंट बताया कि ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स। इसके बाद थर्ड जो यूज दे रहे हैं इसका, वो क्या दे रहे हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि पानी से रिएक्ट करके सॉल्ट ब्रेक कर जाए, है ना, और उस सॉल्ट को एक पार्ट को H मिल जाए और एक पार्ट को OH मिल जाए। तो जैसे हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं P4O10 की, किसकी करा रहे हैं, P4O10 की। P4O10 की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H2O के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है H3PO4। तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये जो P4O10 है ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। ऑक्साइड के नेचर को चेक करने के लिए वाटर से रिएक्शन कराया जाता है। अगर कोई ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बेस बना ले तो उसको बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड, और अगर कोई ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके एसिड बना ले तो उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रूव करिए कि P4O10 एसिडिक ऑक्साइड है, तो आप क्या कर दोगे, पानी से रिएक्ट करा के ये रिएक्शन दिखा दोगे कि H3PO4 एसिड बना रहा है, इसका मतलब ये किस तरीके का ऑक्साइड है, एसिडिक। उसके बाद हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दिया हुआ है, तो कुल मिला के ये चैप्टर आपका होता है खत्म। ठीक है, और आज की क्लास भी होती है आपकी